किया सोनेट HTX प्लस। हाँ, ये IMT वेरिएंट है। IMT किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग मैनुअल को अभी भी बहुत पसंद करते हैं, और क्या IMT एक ऑटोमेटिक का सस्ता सब्स्टिट्यूट है? सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा सोनेट IMT टर्बोचार्ज का एक डिटेल्ड रिव्यू, और साथ ही आपको बताऊंगा IMT चलाते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए। पहले बात करूं देखने में कैसी लगती है, क्योंकि यह टॉप एंड वेरिएंट में नहीं आती है। तो फिर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं? LED हेडलैम्प, DRLs और यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। LED DRLs अच्छे लग रहे हैं। ग्रिल नॉर्मल सोनेट वाली ग्रिल है, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर कोई GT लाइन या X लाइन वेरिएंट नहीं आता है। देखने में बिल्कुल सिंपल और सोबर लगती है, और सिटी के लिए एक परफेक्ट SUV नजर आती है। साइड प्रोफाइल की बात करें, हाँ, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 16 इंच के डायमंड कट, इन्हें कहते हैं अलॉय व्हील्स। 215 60 प्रोफाइल्स के टायर मिलते हैं। प्रोफाइल थोड़ी छोटी है क्योंकि व्हील साइज बढ़ा दिया है। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, कितनी चाहिए हम इंडियंस को? 205 mm अच्छी होती है। साइड में स्कर्टिंग भी रखी गई है ताकि स्क्रैचेस थोड़ा कम लगे। ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर मौजूद है, लेकिन केवल एक ही। यहाँ पर आपको ORVM में इंडिकेटर मौजूद है। सैडली इस वेरिएंट में कोई कैमरा नहीं आता है। ग्लास अच्छा है, इधर भी ग्लास एरिया बड़ा है। ऊपर रूफ रेल और एक सनरूफ भी मौजूद है। सेफ्टी की एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़, पीछे के टायरों में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। जब गाड़ी टकराएगी नहीं तो क्रैश टेस्ट रेटिंग की जरूरत शायद ना पड़े। हाँ, इस क्वार्टर पैनल ग्लास का एक्चुअल में कोई लॉजिक नहीं है सिवाय डिजाइनिंग को छोड़ दे। तो फिर ये डिजाइन क्यों दी गई है? किया ने ऐसी कई छोटी छोटी सी डिजाइन जबरदस्ती इस कार में लगा दी जिनका कोई लॉजिक नहीं था। फैंसी चीज़ों की कोई कमी नहीं है। कनेक्टिंग लाइट मिल जाती है आपको, और अच्छे टेल लैंप है, ब्राइट भी काफ़ी है। ऊपर आपको डिफॉगर और वाइपर दोनों उपलब्ध है। शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। किया की बैजिंग, GTI की बैजिंग मिलती है, जो बताता है कि इसमें एक बढ़िया GDI टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया हुआ है। पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद है, कैमरा भी मौजूद है, और अच्छा खासा आपको डिपार्चर एंगल भी मिलता है खराब रास्तों के लिए। लेकिन बूट स्पेस का क्या? 385 लीटर का बूट स्पेस सोनेट में मिलता है आपको। 60-40 स्प्लिट सीट्स भी हैं ताकि आप और बढ़ा सकें सामान। पार्सल सेल्फ भी मौजूद है, वेल कवर्ड है। स्पीकर भी एक दे रखा गया है बूट में, और एक लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया है। हालांकि कोई हुक नहीं है यहाँ पर, मगर सामान रखने की बात आएगी तो 3 मीडियम साइज के सूटकेस और 2 बैग आप कैरी कर सकते हैं। यानी एक 4 लोगों की फैमिली के लिए बहुत सामान रख सकते हैं आप। ऊपर भी वेल कवर्ड है, थैंक यू, कम से कम कवरिंग का ध्यान रखा, वरना आजकल तो लोग सेडान में भी कवर नहीं देते। किया सोनेट IMT को इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह मैनुअल ट्रांसमिशन ही है। बस इसमें क्लच पैडल नहीं दिया गया है, उसके बदले इस लीवर में ही एक क्लच दे रखा गया है जो ऑटोमेटिकली ही काम करता है। अब क्या काम करता है वो, इसको अगर आप ध्यान से समझें तो जब आप गियर बदलना चाहते हैं, जैसे मैं इस समय दूसरे गियर पे चल रहा हूँ और मुझे अब तीसरे गियर पे जाना है, तो जैसे ही मैं इसको छूकर आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्लच अपने आप लग जाएगा, और जैसे ही आप लगा चुके होते हैं क्लच वापस हट जाता है। यानी क्लच उतनी ही देर के लिए एंगेज होता है जितनी देर आप गियर शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे अब मैं चौथे पे आ गया, और इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है? बार-बार क्लच दबाने का झंझट खत्म हो जाता है, तो पैरों में दर्द नहीं होता है। और दिल्ली के ट्रैफिक, पुणे के ट्रैफिक, और आजकल हर छोटे शहरों में भी तो ट्रैफिक हो गया है। आदमी बार-बार गियर बदलता रह जाता है और चल नहीं पाता है। उस कंडीशन में उसे काफ़ी आराम मिल जाता है IMT के साथ। अब IMT में नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान टेक्निकली कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि क्लच इसका वैसे ही काम करता है, और क्लच प्लेट भी ख़राब होती है, जैसे नॉर्मल मैनुअल कारों की होती हैं वैसे ही इसकी भी होती हैं। अब अंतर ये है कि आपको आराम मिलता है, और क्लच ज़बरदस्ती ज़्यादा देर के लिए लगा नहीं रहता है। जो लोग हाफ क्लच चलते हैं ना, जिसकी वजह से क्लच प्लेट भी ख़राब होती है, एवरेज भी नहीं मिलता, उनकी समस्या यहाँ दूर हो जाती है।
ये प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ ट्रिकी सिचुएशन पे लोगों को लगता है क्लच के जरिए वो कार को ऊपर वाली चढ़ाई पे चढ़ा सकेंगे। उसका इंतजाम कंपनी ने अपने ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट में ट्यूनिंग करके कर लिया। यानी कि जब आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़े, हाफ क्लच की ज़रूरत पड़े, उस समय आप पहला गियर लगाइए और ये लीजिए, उठ गई गाड़ी तेज़ी के साथ। ये इंतजाम उन्होंने इसी ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट के साथ कर लिया। नतीजा, आपको किसी भी कंडीशन में परेशान नहीं होने देता। लेकिन दिक्कत क्या है, जब आप इसे पहली बार चलाते हैं तो आप हड़बड़ा जाते हैं कि हो क्या रहा है, गाड़ी हमें तीसरे में चलानी है, क्लच दबाना नहीं है, कैसे चेंज करना है, कब चेंज करना है। उसके लिए यहाँ पर गियर इंडिकेटर और अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों के इंडिकेटर मिलते हैं। साथ ही बीप भी मिलती है अगर आप गलत गियर में गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मेरा पर्सनली मानना है एक नॉर्मल कंज्यूमर को लगभग 500 किलोमीटर चलाने के बाद इस IMT को चलाने की हैबिट पड़ जाती है, फिर दिक्कत नहीं आती है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे 20 किलोमीटर चलाने पे हैबिट हो जाए, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये आपके अपने स्टाइल पर डिपेंड करेगा। तो IMT टेस्ट ड्राइव करेंगे तो हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये IMT आपको मज़ेदार लगेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक के लाख रुपए भी नहीं देने पड़ते और आपका काम हो जाता है। अब आपसे बात कर लेता हूँ इस कार के बारे में। फीचर वाइज 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी शानदार, अलग अलग तरह के आप ऑप्शन इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है डिफरेंट तरह के फीचर्स के साथ में, और अच्छा काम भी करता है। कोई आपको यहाँ पर कंप्लेंट नहीं होगी। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले केबल से चलता है, वायरलेसली नहीं चलता है। जबकि इसके छोटे वेरिएंट जो कि 7 इंच का आता है, उसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले काम करता है। क्लाइमेट कंट्रोल अच्छा काम करता है, फंक्शन भी अच्छे हैं और कूलिंग भी ज़बरदस्त है, कोई शिकायत नहीं। वैसे भी कारगुरु जब तक कार को 500 किलोमीटर चलाते नहीं, उस कार के नाम के आगे कभी रिव्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यह एक्चुअल रिव्यू है, क्योंकि मैंने इसे अच्छा चलाया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कारगुरु कभी भी छोटी ड्राइव पर रिव्यू वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बाकी लोगों की तरह टेस्ट ड्राइव वीडियो कभी नहीं देते आपको। हमेशा रिव्यू देंगे या ड्राइविंग एक्सपीरियंस वीडियो देंगे, कभी टेस्ट ड्राइव वीडियो नहीं देते। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, साथ ही आपको नीचे एक C टाइप पोर्ट मिलता है फास्ट चार्जिंग के लिए। एक यहाँ पर आपको 12 वोल्ट सॉकेट और USB पोर्ट मिलता है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए। गियर 6 स्पीड है ये। पीछे 2 कप होल्डर, थोड़ी सी जगह यहाँ मौजूद है, लेकिन ये स्लाइड नहीं होता है क्योंकि इसके भीतर एयर प्योरीफायर वाले फिल्टर्स लगे हुए हैं। गुड जॉब। और अगर हम बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग पे यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिलते हैं, साथ में इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के बटन। इस तरफ आपको मोड और टेलीफोनी के ऑप्शंस मिल जाते हैं और वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है आपको। सामने कोई एडास नहीं आपको मिलता है इस कार के साथ, लेकिन फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपकी काफ़ी ज़रूरत है टाइट पार्किंग में सॉल्व कर देते हैं। हाँ, आपको इसमें कोई 360 कैमरा भी नहीं मिलता है इस वेरिएंट के साथ, लेकिन चूंकि फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं, पीछे पार्किंग सेंसर और कैमरा दोनों ही मौजूद है, जिसे आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं डिस्प्ले में मिल जाती है, जो अच्छा पॉइंट है। ORVM से भी आपको अच्छा व्यू मिलता है, IRVM से भी अच्छा व्यू मिलता है, तो उसको लेके कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बात कर लो अपने पॉइंट वाइज ड्राइविंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लूँ मैं, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, थैंक गॉड, ये एक अच्छा पॉइंट है। 8 आउट ऑफ 10। एर्गोनॉमिक वाइज सब कुछ टच में है, आपके आसानी से पहुंच सकते हैं। सबके लिए फिजिकल बटन के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, दूसरा प्लस पॉइंट। 8 आउट ऑफ 10। सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, आगे की सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इस वेरिएंट के साथ आपको मैनुअल सीटिंग मिलती है। ओह, कारगुरु बता रहे हैं इस तरफ क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, देख लीजिए। ड्राइवर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे फंक्शनल चीज़ें काफ़ी है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इसके अलावा आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन। इस तरफ आपको फ्रंट के पार्किंग सेंसर को डीएक्टिवेट करने का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पर आपको मिलते हैं ORVM के कंट्रोल्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स, और ये सारी विंडो वन टच डाउन है।
सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और बोस के प्रीमियम स्पीकर्स आपको मिलते हैं जो बेहतरीन साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये साउंड क्वालिटी पसंद आती है म्यूजिशियन को, हम जैसे धम धम सुनने वालों को बिल्कुल नहीं। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट दे रखे गए, जबकि इसके टॉप एंड वेरिएंट में इलेक्ट्रिक आते हैं। अब आपसे बात कर लूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। जी हाँ, पिछली सीट। इंडिया में कार फैमिली खरीदती है और फैमिली में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे अधिकतर पीछे बैठते हैं और उनके लिए क्या कितनी जगह मौजूद है, 3 लोग बैठ सकते हैं या नहीं, पूछते हैं कारगुरु से। कारगुरु का फेवरेट पॉइंट प्राइवेसी कर्टन मौजूद है। सस्ती गाड़ी में मिल जाए दिल खुश हो जाता है। हाँ, यहाँ पर आपको लेदर फिनिश भी मिलती है। सीटों का कलर भी काफ़ी अच्छा है, ये गंदा भी नहीं होता है और देखने में थोड़ा सा रईसी वाला फील भी आता है। आर्मरेस्ट बिल्कुल परफेक्ट जगह पे पहुँच जाता है। होंडा कुछ सीख लो, 2 कप होल्डर्स के साथ भी है। तीनों 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। क्या बीच वाले पैसेंजर को हेडरेस्ट की जरूरत नहीं है? किया प्लीज कंसीडर करो। यहाँ पर आपको AQI मीटर मिल जाता है और साथ ही आपको एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है। पीछे AC वेंट भी दे रखे गए हैं और एयर प्यूरीफायर को पीछे से ही आप बंद भी कर सकते हैं चाहे तो। वैसे दिल्ली में बंद करना पाप के बराबर है। नीचे मोबाइल रखने की जगह और 2 टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं 35 वाट के। यहाँ पर एक थोड़ा सा सामान रखने की जगह, मैगजीन तो शायद नहीं आएगी, अखबार फोल्ड करके रख सकते हैं या मोबाइल रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा जगह नहीं यहाँ पर भी मौजूद। सीटें ठीक ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, लेकिन थोड़ी तो कमी फिर भी है। बाकी मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है। सीट का एंगल भी अच्छा है, नी रूम भी ठीक है और लेग रूम को लेकर भी कोई कंप्लेन नहीं है। यहाँ पर 3 लोगों के बैठने की बात आए तो जगह ठीक ठीक है, बगैर शोल्डर टच किए हुए तो 3 नहीं बैठ सकते, लेकिन 2 लोग एक बच्चे के साथ खुश रहेंगे। जब पिछली सीट के बारे में आपको पता ही चल गया है तो फिर अब लगे हाथ बात कर लूँ आपसे इस इंजन के बारे में। हम इंडियंस को किसी ने बताया ही नहीं कि नई मॉडर्न इंजीनियरिंग ने ये 3 और 4 सिलेंडर वाले झगड़े को ख़त्म कर दिया। अब 4 सिलेंडर इंजन जितने रिफाइंड हैं, 3 सिलेंडर भी उतने ही रिफाइंड हो गए हैं, उनमें भी उतनी ही कम वाइब्रेशन है। और ये तो GDI इंजन है, 3 सिलेंडर में टर्बो चार्ज इंजन में भी एक और लेवल की टेक्नोलॉजी जो रियली बहुत अच्छी है। मगर यह टेक्नोलॉजी एक्चुअली आपको कुछ चीज़ों में हैरान करती है और परेशान भी करती है। पहले बात कर ले इंजन में कितनी पावर मौजूद है। टर्बोचार्ज GDI इंजन की बात अलग होती है। ये अच्छी पावर के साथ साथ आपको मजा भी प्रोवाइड करते हैं, यानी फन टू ड्राइव फैक्टर भी आपको देते हैं। 120 PS की भारी भरकम पावर, 172 Nm का अच्छा खासा टॉर्क, और वो भी इस बेहतरीन 3 सिलेंडर 1 लीटर इंजन के साथ। हाँ, ये GDI इंजन है और GDI इंजन नॉर्मल टर्बोचार्ज इंजन से मच बेटर होते हैं, इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, रिफाइनमेंट भी अच्छा होता है और कुछ खास कंडीशन में एवरेज भी ठीक ठीक दे देते हैं। लेकिन सिटी में हाँ, ये 6 स्पीड IMT और DCT गियरबॉक्स के साथ भी आता है। ऊपर कोई कवरिंग मौजूद नहीं है, शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे नॉइज वगैरह कोई ऐसी नहीं आती जो आपके कानों को परेशान करे। इस इंजन की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि इसमें पावर बेजोड़ है, खूब सारा टॉर्क मिलता है 172 Nm, और इसे चलाने में मजा आता है और लगभग 1500 RPM से आपको टॉर्क अच्छा फील होने लगता है और उसे ड्राइव करते में रियली मजा आता है। आप 3000 RPM तक खींच के लेके जाइए, इसको क्या पावर देता है, रियली दिल खुश हो जाएगा। ओवरटेकिंग वगैरह सब बहुत इजी हो जाता है। हाँ, इंजन जितना इसका जोरदार है पावर के मामले में, हैंडलिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। हालांकि सिटी के हिसाब से बनाई हुई गाड़ी है तो सिटी के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, मगर हाईवे पे ये थोड़ी और कंट्रोल होती, थोड़ा और स्टीयरिंग हार्ड होता, थोड़ा और प्रिसाइज होता तो बात ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन फिर सिटी के लिए बेहतर नहीं रह पाती। और हम इंडियंस लगभग 80% कार सिटी में ज़्यादा चलाते हैं, तो शायद यह उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है।
कंपनी ने जानबूझ के नहीं किया, सीधी सी बात ये है। लेकिन एवरेज क्या देती है? सिटी में आप बहुत ज़्यादा एवरेज की उम्मीद ना करें। मुझे 12 पॉइंट कुछ मिल रहा था 13 के आसपास, लेकिन ये सिटी में नॉर्मली 10, 11 से 10, 12 के बीच की एवरेज दे देता है। इससे ज़्यादा नॉर्मली नहीं मिलता है। मेरे शहर में ट्रैफिक कम है तो यहाँ एवरेज ज़्यादा मिल जाता है, हमें 14, 15 भी मिल जाता है। मगर आम लोगों को 10 से 12 के बीच में मिलेगा, अगर वह 4 लोगों के साथ ड्राइव कर रहे हैं तो। अकेले ड्राइव करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए उनको, ठीक है। हाईवे पे क्या होगा? हाईवे पे अगर आप 80 की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल के साथ 5 लोगों को बैठा कर चलेंगे तो आपको यह गाड़ी बड़े आराम से 20 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देगी। अगर आप अकेले चलेंगे, 2 लोगों के साथ चलेंगे, तो यह गाड़ी आपको 22 की फ्यूल एफिशिएंसी देगी 80 की स्पीड पर। लेकिन 80 पे चलेगा कौन? आजकल के हाईवे ज़रा अच्छे बन गए तो लोग चलते हैं 120 पर। अब वहाँ पर एवरेज कम हो जाएगा, तब आपको यह गाड़ी देगी 16, 17 की फ्यूल एफिशिएंसी। तो आप समझ गए ना, अगर एवरेज पाना है तो थोड़ा अपनी हरकतों पर लगाम लगाइए और गाड़ी को प्यार से चलाइए, फिर आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, क्लच के लिए टेंशन मत लीजिए, बड़ा आराम से लगता है, आराम से हट जाता है बगैर किसी दिक्कत के। जैसे देखो फिर लग गया 5वां सेफ्टी। ओह माय गॉड, ये कैसे चूक जाए। यही तो किया कि कान उमेटने में लोगों को मजा आता है। वजह है इस कार का कुछ कॉम्पिटिटर ने पैसे देकर क्रैश टेस्ट करवाया था GNCAP में। अब वहाँ ये प्रोविजन है कि कॉम्पिटिटर भी टेस्ट करा सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी भी स्पॉन्सर कर सकती है किसी भी क्रैश टेस्ट को। नतीजा क्या हुआ कि केवल 3 स्टार। लेकिन वो वर्जन जो था वो पुराना था, जिसमें ना तो डिस्क ब्रेक होते थे ना 6 एयरबैग होते थे, इसलिए उसे 3 स्टार मिल गए और कॉम्पिटिटर की वजह से मिल गए। ठीक ही है, अब जो मिल गए। यह 6 एयरबैग के साथ है। इसके अलावा फ्रंट में भी इन्होंने काफ़ी जॉइंट्स को बेहतर बनाया है। फायदा, सेफ्टी इसकी इम्प्रूव हो गई है। अगर इसे कंपनी खुद अपने खर्चे पर, जैसे GNCAP बदनामी में बचने के लिए वॉलेंटियर टेस्ट कहता है, स्पॉन्सर टेस्ट की जगह, वो कराए तो यह कार मुझे लगता है कि 4 और 5 ला सकती है। लेकिन वो वॉलेंटियर कराया जाए तभी। आइदर दुश्मन तो चाहेगा कि आपको 1 स्टार भी ना मिले। खैर, GNCAP की से ये है। हाँ, भारत एनकैप पे जाएगी तो 4 और 5 मिल जाएंगे इसको। वहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई कॉम्पिटिटर आपकी कार का टेस्ट नहीं करा सकता। वहाँ वही करा सकता है जो कार का ऑनर है। इस ईमानदारी के लिए भारत एनकैप को कार गुरु का सपोर्ट रहता है, और GNCAP को इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वहाँ कोई नियम ही नहीं बताए जाते हैं। वॉलेंटियर टेस्ट कहते हैं, वह होता है स्पॉन्सर टेस्ट है, इसलिए। तो ये बात चाहे डिजायर पे भी लागू होती है, वर्ना पे भी लागू होती है, स्कोडा, फॉक्सवैगन, टाटा, महिंद्रा, सबके लिए एक ही नियम है उनका। पैसे दो, क्रैश टेस्ट कराओ तो आपको अच्छी रेटिंग मिल ही जाएगी, क्योंकि उसमें 5वां स्टार तभी मिलता है। तो सब बराबर। क्या हुआ, आपको लगा क्या 2018 से बात बता रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में अब आई जब डिजायर को रेटिंग मिल गई। चले फिर कंक्लूजन में समझते हैं क्या खरीदने के लिए अच्छा ऑप्शन है। सोनेट को अब इंडिया में किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इसने अपने आप को एक बेहतरीन अर्बन SUV के तौर पर पहचान बना ली है। कमियां छोटी छोटी हैं जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी की है। कुछ चीज़ों की मिसिंग भी है, वो भी आपके साथ शेयर की है। तो कमियां भी आप जान चुके हैं और अच्छाइयाँ भी आप जान चुके हैं। अब क्या बचा, मेरा वर्डिक्ट। देखिए, IMT गियर बॉक्स उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो अभी भी ऑटोमेटिक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि शहरों की भागदौड़ ट्रैफिक में मैनुअल से होने वाले पैरों को तकलीफ को वो अवॉइड करना चाहते हैं, और शायद IMT उनके लिए बेस्ट ऑप्शन भी है और कॉस्ट सेविंग भी है। शायद इसी वजह से किया
अपनी सोनेट को IMT के साथ बेचने में उत्साहित भी रहती है, क्योंकि कस्टमर को वो वैल्यू फॉर मनी लगती है, ऑटोमेटिक वाला कंफर्ट मिलता है और मैनुअल वाला मज़ा मिल जाता है। आपका क्या कहना है? इसकी कीमत 13,60,000 है जिस वेरिएंट को मैं चला रहा हूँ। हालांकि यह स्टार्ट तो करीबन 8 लाख रुपये एक्स शोरूम से हो जाता है, लेकिन उस वेरिएंट में ना तो ये इंजन आता है, ना ही ये गियर बॉक्स उपलब्ध है। तो फिर आप अपने हिसाब से एक बेस्ट वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे अंदाजे यह एक अच्छा ऑप्शन जरूर है जिन्हें मैनुअल भी चाहिए और पावर भी चाहिए। कैसा लगा हमारा रिव्यू नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि वह समझ सकें कि IMT गियर बॉक्स किन के लिए वरदान है और किन के लिए कोई खास यूजफुल नहीं है। फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए, उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखते रहिए आस्क कार गुरु।